डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का यूनिट 1, उस यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। आपने अपने सिलेबस के यूनिट 1 में देखा था बेसिक ऑफ जीएसटी। बेसिक ऑफ जीएसटी में मैंने पहले के वीडियो में आपको जेनेसिस ऑफ जीएसटी, मीनिंग ऑफ जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, ये आपका यूनिट 1 का सेकेंड जो सिलेबस में दिया हुआ है, ये सिलेबस में ये सेकेंड पार्ट है। पहला यूनिट 1 में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था बेसिक। तो बेसिक में बता चुका हूँ आपको। आज मैं आपको बेसिक के बाद सिलेबस में आपको दिया हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, यानी कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में होने का क्या उद्देश्य था, जीएसटी इंडिया में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, इसके लिए हम लोग दो चीज देखेंगे। पहला देखेंगे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, और ड्रॉबैक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए कि इंडिया में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए हमें देखना होगा कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था और उस स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक क्या था। तो अब हम देखें कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था। यहां देखें तो आपको पता ही चलेगा। यहां देखिए, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, फिर सेंट्रल सेल टैक्स, फिर सर्विस टैक्स और फिर ये वैट। तो पता क्या चला आपको, यहां देखें कि पहले कस्टम ड्यूटी के लिए ये अलग एक्ट था, कस्टम एक्ट 1962। सेंट्रल एक्साइज के लिए अलग एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। और सेंट्रल सेल टैक्स के लिए अलग एक्ट था, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956। और सर्विस टैक्स के लिए अलग था, फाइनेंस एक्ट 1994। और फिर वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जो हर स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स के लिए अपना अपना अलग अलग एक्ट बनाई थी, और उस एक्ट में उसने अपने हिसाब से उसने वैट का रेट रखा था। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये कितने टैक्स लॉ थे, टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये टोटल 5, ये तो 4 तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और ये स्टेट ने हर स्टेट ने अपना अपना अलग एक्ट वैट के लिए बनाया था। तो इस तरीके से ये देखें कि टोटल कितने टैक्स के लॉ थे, कई टैक्स के लॉ थे। अब यहाँ देखें कि कस्टम एक्ट 1962 के लिए जो था वो क्या था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर हम लोग जानते हैं कि कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, और इस कस्टम ड्यूटी के लिए एक अलग एक्ट
कस्टम एक्ट 1962 था, और इसका कलेक्शन अथॉरिटी जो है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा देखें सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर लगता है, और इसका भी कलेक्शन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर यहाँ देखें सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स जो लगता है वो इंटर स्टेट सेल पर लगता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब सप्लाई किया जाता है या दूसरा ट्रांजैक्शन होता है, और इसका कलेक्शन जो करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट था इसके बाद कि फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो सर्विस पर लगना शुरू हुआ, और ये टैक्सेबल सर्विस जितने भी थे उस पर टैक्स लगता था, और इसका कलेक्शन कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से जब गुड्स का सेल विद इन दी स्टेट, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा, विद इन दी स्टेट जब गुड्स का सेल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल पर क्या लगता था, वैट लगता था, ये वैट लगता था, ठीक है। और यहाँ पर ये वैट का कलेक्शन कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या खामियां थी। खामियां ये थी कि कई एक्ट थे, ठीक है। टोटल हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 5 एक्ट थे। वैट के लिए तो अलग से हर स्टेट ने अपना अलग अलग एक्ट बनाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर और कई तरह के टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, ये सभी के लिए अलग अलग एक्ट बना था। तो अब यहाँ पर जीएसटी के अंदर क्या हुआ कि सभी एक्ट को मर्ज कर करके, सभी एक्ट को मर्ज कर करके एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि सभी एक्ट को एक साथ कर दिया जाए, सभी एक्ट को मर्ज कर दिया जाए, और सभी एक्ट को मर्ज करके एक एक्ट बनाया जाए, ठीक है। और एक बॉडी हो, यहाँ पर देखिए सभी के लिए अलग अलग बॉडी है। कस्टम एक्ट, कस्टम के लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए कस्टम एक्ट बॉडी अलग है, सेंट्रल एक्साइज के लिए सेंट्रल एक्साइज एक्ट बॉडी अलग है, सेंट्रल सेल टैक्स के लिए सेंट्रल सेल टैक्स 1956 अलग बॉडी था, फाइनेंस एक्ट के लिए, सर्विस टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट 1994 एक्ट अलग था। तो अब ये हुआ कि इन सभी एक्ट को मिला करके एक एक्ट किया जाए। तो ये प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को कई, इस तरह का स्ट्रक्चर था, कई पार्ट में बटा हुआ था ये टैक्सेस का प्रोसेस। तो इसको क्या किया गया कि सभी को मिला करके एक बैनर के अंदर सभी टैक्स को लाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि सभी टैक्स को मर्ज करके एक बैनर के लाया जाए, एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए। तो इस तरीके से ये सभी मिलकर के एक एक्ट बना जिसका नाम हुआ जीएसटी एक्ट 2017। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में जो खामियां थी, खामियां ये थी कि कई तरह के टैक्सेस थे और उसके लिए अलग अलग एक्ट थे, ठीक है। तो उस एक्ट को खत्म कर करके एक एक्ट बनाना जरूरी था ताकि इजी प्रोसेस हो, किसी भी गुड्स पर टैक्स लगाना, किसी भी गुड्स पर टैक्स का कलेक्शन करना, ये इजी हो। तो ये ऑब्जेक्टिव था। तो ये पहला क्लियर हो गया यहाँ पर कि इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को में चेंजेस लाना था। उस सभी टैक्सेस को, जो एक्ट थे टैक्सेस के, सभी को मिला करके एक एक्ट करना था, और एक एक्ट हो गया जीएसटी एक्ट। तो ये क्लियर हो गया कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक एक्ट हो, ठीक है। यहां देखें, अब हम लोग देखेंगे इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां देखें पहला ड्रॉबैक क्या था इसका, पहला ड्रॉबैक था प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस। प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस का मतलब ये हो कि बहुत ज्यादा टैक्सेस देना पड़ता था प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पेनाल्टी, दूसरा क्या था, पेलेंटी ऑफ टैक्सेबल इवेंट, यानी कि कई तरह के इवेंट, टैक्स के कई इवेंट होते थे इस पुराने स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से बर्डन ज्यादा पड़ता था। यहाँ डबल टैक्सेशन, एक ही कमोडिटीज पर कई तरह के टैक्सेस लग जाते थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ
कंप्लायंसेस, कई ऑथोरिटी टैक्सेस लेती थी, और जो अथॉरिटीज टैक्सेस लेती थी तो एसईसी को, टैक्स पेयर को दिक्कत होती थी, उनका कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ जाता था। और नेक्स्ट क्या है, नो सिनवैट क्रेडिट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का क्रेडिट जो है वो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू डीलर को नहीं मिलता था। अब नए जीएसटी आया, उस जीएसटी में ये सारी चीजें खत्म हो गई, पहले थोड़ा टैक्स खत्म हो गया, प्लेंटी ऑफ टैक्सेबल इवेंट खत्म हो गया, डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्लायंसेस खत्म हो गया, ठीक है। कई अथॉरिटीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुराने टैक्स में कई अथॉरिटीज के पास, चूंकि कई तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे, इसलिए डिफरेंट अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता था एसईसी को। अब यहाँ पे तो ये इसका ड्रॉबैक था। अब इस ड्रॉबैक को हम लोग वन बाई वन देखें। यहाँ देखें, प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस क्या है, देयर आर वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया इन एग्जिस्टिंग प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के इंट्रोडक्शन के पहले वहां क्या था, 3 टियर सिस्टम था। 3 टियर सिस्टम में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, कस्टम ड्यूटीज लेती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देती थी, और सर्विस टैक्स लेती थी, एडिशनल ड्यूटीज लेती थी ऑफ एक्साइज। और स्टेट क्या करता था, वैट लेता था, सीएसटी लेता था, एंट्री टैक्स लेता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लेता था, लग्जरी टैक्स लेता था, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता था, वो लेता था ऑक्ट्राई, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स, ये सारी चीजें जो है वो लेती थी म्यूनिसिपल टैक्स। तो यहाँ पर ये 3 टियर स्ट्रक्चर, यानी कि टैक्स का लेने का सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लेती थी, और फिर जो है ये लोकल बॉडी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो अलग लेता था। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट यहाँ देखें, प्लेंटी ऑफ टैक्सेबल इवेंट। नेक्स्ट में प्लेंटी ऑफ टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेस वेर लेविड at various stages on various taxable event, हर स्टेज पर in by different authority on the same subject matter और ट्रांजेक्शन, एक ही तरह के गुड्स के ट्रांजेक्शन्स पर अलग अलग ऑथोरिटी अलग अलग टैक्सेस लेती थी, ठीक है। अब इसको जैसे हम एग्जांपल के तौर पर होता है, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी वाज लेविड एट सेंट्रल लेवल, एक्साइज ड्यूटी लगता था वो सेंट्रल लेवल पर लगता था, और मैन्युफैक्चर और सर्विस टैक्स वाज लेविड ऑन ट्रांसफर एंड अदर रेसिडेंशियल सर्विस अगेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी, सर्विस टैक्स लेती थी, ठीक है, ये सारी चीजें लेती थी। इसी तरीके से सेल टैक्स जो है, सेल टैक्स में वैट विद इन दी स्टेट, जब गुड्स का सेल होता था तो वैट लगता था, और इंटर स्टेट सेल जब होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब सेल होता था तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल टैक्स होता था, वाज ये कलेक्टेड करता था कौन, स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी सेल, ठीक है। इसी तरीके से एंट्री टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इन दी स्टेट, कोई भी गुड्स जब एंट्री होता था तो उसके लिए एक एंट्री टैक्स, एंट्री गुड्स एंट्री टैक्स अलग लगता था। उसी तरीके से ऑक्ट्राई टैक्स, मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था कि ऑक्ट्राई वाज कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, है ना, व्हेन द गुड्स इंटर इन द म्युनिसिपल एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से एंड द सेम गुड्स फेयर बीइंग सब्जेक्ट टू वैरायटीज ऑफ टैक्सेस, आपने देखा कि एक ही तरह के गुड्स पर कई तरह के एक ही तरह के गुड्स पर कितने तरह के टैक्स लग गए, एक्साइज ड्यूटी अलग लगा, सर्विस टैक्स अलग लगा, वैट अलग लगा, ठीक है। इसके बाद इंटरटेनमेंट टैक्स, ये एंट्री टैक्स अलग लगा, ऑक्ट्राई टैक्स अलग लगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चार्ज अलग लगा, और ये क्या था, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस वेयर हैविंग कास्केडिंग इफेक्ट, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट भी पड़ता था। अब कास्केडिंग इफेक्ट क्या है वो आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं मिलता था। तो ये ड्रॉबैक थे प्रीवियस
इनडायरेक्ट टैक्स के, जिसे हम लोग बोलते हैं पेनल्टी ऑफ टैक्सेबल इवेंट्स। अब यहाँ देखें डबल टैक्सेशन, यानी कि एक ही कमोडिटीज पर कई तरह का टैक्स लग जाता था, तो उसको हम लोग डबल टैक्सेशन तो यहाँ पर देख एग्जाम्पल से इसको हमने समझाने की कोशिश की है। देखिए, मिस्टर रमन्स बिल्स ऑफ ए रेस्टोरेंट वाज ₹1000 excluding all taxes. Calculate total amount of bill including all taxes paid by Mr. Raman. Other information is given as below. जैसे देखिए, मिस्टर रमन है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, उसको टैक्सेस छोड़ करके जो अमाउंट पे करना होता है वो कितना पेमेंट करना होता है? 1000। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस 1000 पे इसको क्या क्या देना पड़ रहा है? सर्विस चार्जेस देना पड़ रहा है, फिर वैट देना पड़ रहा है 14%, 14.5%, और फिर अलग से फिर सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है 14%। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि मिस्टर रमन को रेस्टोरेंट में रहने के लिए 3 तरह का टैक्स देना पड़ रहा है, जहाँ सर्विस चार्जेस 10% अलग लग रहा है, वैट 14.5% अलग लग रहा है, और फिर सर्विसेज टैक्स 14% अलग लग रहा है। तो अब यहाँ देखें कि ये देखिए बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना था? 1000। इस पर 10% सर्विस चार्जेस था, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10% 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस ये अमाउंट जो हो गया ये कितना हो गया? 1100, ठीक है। अब इस पर फिर वैट 1100 पर फिर वैट, तो 14.5% वैट हुआ, तो ये कितना हो गया? 159.50। और इस तरीके से बिल इंक्लूडिंग वैट एंड सर्विस चार्जेस क्या हो गया? 1259.5। अब यहाँ पर क्या है कि सर्विस टैक्सेस, यानी कि ये जो सर्विस टैक्स है 1100 का 40% जो आता है, उस 40% पर जो है वो फिर सर्विस टैक्सेस 4% देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 1100 का 40% जो है वो 440 हो गया, ठीक है। और इस पर इसको 2 तरह का सर्विस चार्जेस देना पड़ा, एक स्वच्छ भारत सेस और एक कृषि कल्याण सेस 0.5%। तो इस तरीके से ये 2.20 हुआ, फिर ये 2.20 हुआ। तो अब तो देखिए इस तरीके से ये टोटल इसको 1326 रुपीज टैक्स देना पड़ा। तो एक ही मिस्टर रमन को एक ही सिर्फ होटल पे रहने पे इसको कितने तरह के टैक्सेस देने पड़े? यहाँ देखें, ये सर्विस टैक्स अलग देने पड़े, ये फिर वैट अलग देना पड़ा, ठीक है, ये फिर ये 14% फिर सर्विस चार्जेस अलग देने पड़े। तो ये 1 2 3 ये 3 तरह के चार्जेस इसको देने पड़े। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे डबल टैक्सेशन, यानी कि एक ही सर्विसेज पर कई तरह के टैक्सेस देने पड़े, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल टैक्सेशन। तो यहाँ पर पिछला जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो ड्रॉबैक था वो डबल टैक्सेशन का ड्रॉबैक था कि एक ही कमोडिटीज पर कई तरह के टैक्स जो है लगते थे। अब यहाँ देखें मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्लायंसेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्लायंसेस का मतलब क्या था? पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ वेरियस अथॉरिटी डिफरेंट ड्यू डेट। कई अथॉरिटीज को, इसके अंदर कई पुराने टैक्स एक्सट्रैक्शन में कई अथॉरिटीज को कई तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते थे, सभी का ड्यू डेट अलग होता था। असेसमेंट एंड रिफंड प्रोसेस जो है एट वेरियस लेवल हुआ करता था, मेड बाय दी टैक्सेशन सिस्टम। तो ये क्या था? मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था? कंप्लायंस कॉस्ट एससीसी का बढ़ जाता था, कस्टमर का, कंज्यूमर का क्या होता था? बढ़ जाता था, या एससीसी का बढ़ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके अलावे क्या था कि इन कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स भी देना पड़ रहा था, ठीक है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता था।
अब यहाँ देखिए इसको कि इसके अंदर क्या था, लैक ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन फैसिलिटीज बिटवीन गुड एंड सर्विसेज। यहाँ क्या था, टैक्स पेड ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ इनपुट परचेज वेयर not allowed to set off against output tax payable on service and vice versa। ठीक है, यानी कि जब कोई रॉ मटेरियल परचेज किया जाता था प्रोडक्शन के लिए तो उस पर जो है वो तो टैक्स पे किया ही जाता था। उसके अलावा जब प्रोडक्शन होता था तो प्रोडक्शन पर अलग से ड्यूटी देना पड़ता था, जिसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी कहते थे। तो जो इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल परचेज करने पर जो टैक्स पे किया गया उसका सेट ऑफ जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो पे किया गया उस पर नहीं मिलता था। ये क्या था, लैक ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन फैसिलिटीज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या था, नॉन अवेलेबिलिटी of set of arrangement against other state or central government levies। क्या था, CST paid in one state was not available as set off against the sale tax payable in other state। सपोज करें कि बिहार ने झारखंड को गुड्स सप्लाई किया, प्रीवियस में किया था, तो वहां पर क्या करता था, CST को पेड करना होता था। किसको पे करना होता था, झारखंड को। तो झारखंड गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट ने झारखंड ने बिहार स्टेट को CST पेड किया और फिर झारखंड को अलग से वहां उस गुड्स को सेल करने पर फिर क्या करना पड़ता था, वैट पे करना पड़ता था। तो CST जो पे किया उस CST का नॉट अवेलेबल, तो CST का सेट ऑफ जो है वो वैट के अगेंस्ट नहीं होता था। सिमिलरली इसी तरीके से सेंट्रल टैक्स वी आर नॉट अवेलेबल एज क्रेडिट टू सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्सेस पेबल एट द स्टेट लेवल है। इसी तरीके से क्या था, सेंट्रल टैक्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता था क्रेडिट टू सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्स पेबल एट द स्टेट लेवल। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स paid on goods could not be used to pay VAT or CST। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी टैक्स पे किया जाता था उस टैक्स पे करने का एक स्टेट को दूसरे स्टेट्स में उसका सेट ऑफ नहीं हो पाता था, CST का वैट के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया, लैक ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन फैसिलिटीज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ अरेंजमेंट अगेंस्ट अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लिया उसका सेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स से नहीं हो पाया और स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया उसका सेट ऑफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से नहीं हो पाता था। इस तरीके से टैक्स का बर्डन जो है वो कस्टमर्स पर ज्यादा पड़ता था। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से देखें। मिस्टर के ऑफ कोलकाता बीइंग ए डीलर परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख रुपए का खरीदा। कहां से, मिस्टर आर ऑफ राजस्थान। ये देखिए इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। बाइंग पेइंग सेंट्रल सेल टैक्स, और उस पर उसने क्या किया, 2000 रुपीज जो है वो सेंट्रल टैक्स पे किया। हिज कॉस्ट ऑफ परचेज कितना हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स पे करने पर वो टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स क्या हो गया, 1,02,000। CST इज नॉट अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि CST सेंट्रल सेल टैक्स जो पे किया वो अब उसको इज नॉट अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट वैट। यानी जब वैट वो पे करेगा तो वैट में इसका पुराने टैक्स रिजीम में, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में ये CST जो पे किया उसका सेट ऑफ जो है वो वैट से नहीं होता था। यहां देखें, नाउ ही वुड सेल गुड्स ऑफ ₹1,20,000, यानी कि उसने खरीदा गुड्स
1 लाख में 2000 CST पे किया तो 1,02,000 हुआ, और 18,000 प्रॉफिट लेकर के उसने 1,20,000 में गुड्स को वो अपने स्टेट में क्या किया, रीसेल किया। ठीक है, तो रीसेल जब किया अपने स्टेट में, तो हम जैसा कि जानते थे कि पुराने टैक्स रिजीम में क्या लगता था, वैट लगता था, तो उस पर अपने स्टेट में जब सेल किया, यानी इंट्रास्टेट से जब हुआ, तो उस पर 5% जो है वो वैट देना पड़ा। वैट की लायबिलिटी 5%, तो ये 6,000 हो गया। इस तरीके से अब उस कस्टमर को जो टोटल जो पेमेंट करना पड़ा इंक्लूडिंग टैक्स, वो कितना पे करना पड़ा, 1,26,000। इस तरीके से कलेक्टेड गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स जो कलेक्ट किया वो कितना किया, 2,000 प्लस 6,000, यानी कि पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था कलकत्ता और राजस्थान के बीच, तो वो 2,000 पे किया कलकत्ता ने, और फिर कलकत्ता में जब वो गुड्स सेल हुआ तो फिर 6,000 फिर देना पड़ा। तो इस तरीके से टोटल टैक्स कितना देना पड़ा, 8,000। और इसमें यहाँ पर हम ये कहें कि यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट भी है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये 2,000 जो है वो 1,20,000 में शामिल है, और उस पर भी जो है उसको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। दस वैट वाज चार्ज ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ CST रिजल्टिंग कास्केडिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, यानी 2,000 पर भी टैक्स देना पड़ा। तो 2,000 पर कितना टैक्स देना पड़ा, 2,000 का 5% अगर हम लोग निकालें तो कितना जाएगा, 100, यानी ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया। तो इस टैक्स ऑन का टैक्स को हम लोग कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ GST रिजीम में देखिए अब क्या हो गया, तो ज्यादा क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म रेट आ गया, यानी एक ही रेट लगेगा, सिर्फ 5%। ठीक है, पिछली इसमें क्या था कि 2 बार लगा, 2 तरह का रेट था। ठीक है, अब यहाँ देखिए परचेजिंग कॉस्ट कितना था, 1 लाख। ठीक है, अब इस पर वो 5% के हिसाब से कलकत्ता जो है वो पे करेगा अपना राजस्थान को, तो ये 5,000 हो गया, है ना। अब वो उसका प्रॉफिट अगर मार्जिन 18,000 है, तो वो गुड्स जो सेल करेगा, तो इसमें जो 5,000 पर तो वो टैक्स दे चुका है, 5,000 वो टैक्स दे चुका है, तो ये टैक्स इसके 1 लाख में ऐड नहीं होगा। पहले वाले में क्या था कि वो 1,20,000 में ये 2,000 जो था वो टैक्स एडेड था, ये 2,000 जो टैक्स था ये एडेड था। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें ये 5,000 जो पे किया, ये इसमें एडेड नहीं है। अब यहाँ पर वो जो गुड्स सेल करेगा, तो ये 5,000, यहाँ देखिए 1 लाख प्लस 18,000, तो ये कितना हो गया, 1,18,000। ठीक है, तो 1,80,000 पर यहाँ पर विद इन दी स्टेट जब गुड्स सेल होता है, तो ये पैसा 2 पार्ट में जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लें, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और ये किसको कहते हैं, स्टेट गुड सर्विस टैक्स। तो 5% तो लगा, 5% में तो 2 यानी 50% पैसा स्टेट को मिलेगा, ये 2,950, और ये 50% 2.5% जो चला जाएगा वो सेंट्रल को चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल GST जो पे करना पड़ा दोनों मिला करके, तो ये कितना हो गया, 5,900। तो इस तरीके से ये 5% 1,18,000 पर क्या हो गया, 1,18,000 पर 5% जो टैक्स पे किया, तो वो कितना हो गया, 5,900। और इस 5,900 में से ये 2,950 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, 2,950 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि 5,000 वो टैक्स पहले पे किए हुआ था, तो अब जो टैक्स पे करना पड़ा, कितना पे करना पड़ा, इसको इनपुट क्रेडिट से ही बोलते हैं, यानी कि 5,900 में से, इसे ही सेट ऑफ बोलते हैं, ये 5,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ हो गया। पुराने टैक्स रिजीम में क्या था, सेट ऑफ नहीं था, राइट ऑफ नहीं था, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, इसे ही हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, इसे ही हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 5,900 में से 5,000 माइनस हो गया, और यहाँ पर इसको 900 ही टैक्स देना पड़ा। इस तरीके से फाइनली टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट कितना हो गया, 5,900। तो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था, ये देखिए, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आपको टोटल टैक्स जो पे करना पड़ता था पड़ा, वो कितना पे करना पड़ा, 8,000, और अभी वाले टैक्स रिजीम में कितना पे करना पड़ रहा है, 5,900। तो 8,000 में से 5,900 माइनस करें तो क्या हो गया, 2,100 टैक्स का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसीलिए GST को इट इज क्लियर दैट GST एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि GST के आने से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, जो कि पहले इफेक्टेड बाय, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
ये आप ये एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा आपका कि जीएसटी पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में और अभी जो जीएसटी है उस दोनों में क्या फर्क है बेसिक, और जीएसटी क्यों आया। तो इस तरीके से जीएसटी आने से क्या हो गया, टैक्स का बर्डन जो है वो कम हो गया, टैक्स का एक रेट हो गया। टैक्स का पहले डिफरेंट रेट था, टैक्स जो है वो कई स्टेज पे देना, कई स्टेप पर देना पड़ता था। अब यहाँ पर एक ही जगह टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स का रेट एक ही है। इनपुट टैक्स का रेट यानी पहले अगर आप टैक्स खरीदने पर दे चुके हैं तो उसका वो जो है अभी फाइनल टैक्स जो आप पे करेंगे उस पर वो प्रीवियस टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। उसी हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं वो मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या था, नो सेनवेट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू ए डीलर। पहले क्या था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का क्रेडिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद डीलर को नहीं मिलता था। लेकिन इन द प्रेजेंट रिजीम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्यूटेबल गुड्स चार्ज एक्सरसाइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सेल of goods or CST on interstate of goods, VAT और CST is levied inclusive of excise duty। तो ये प्रेजेंट रिजीम में है, ठीक है। तो पहले क्या था कि VAT का सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स जो पे करते थे उसका क्रेडिट जो है, इनपुट क्रेडिट जो है वो मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलता था। प्रेजेंट रिजीम में जो है वो क्या है वो मिल रहा है। इसको हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, इसको भी एक एग्जांपल से देखिए। यहाँ देखिए कि इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर कम सेलर, यहाँ क्या था, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था, यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स था 1 लाख। अब ऐड हुआ एक्साइज ड्यूटी इसमें, पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें 12.5%। तो ये टोटल कितना हो गया इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी लेकर के कितना हो गया, ये 1,12,500। अब इस पर फिर वैट लगा 14.5%, तो इसका 14.5% कितना हो गया 16,313। अब इनवाइस प्राइस कितना हो गया इसमें, ये सब जोड़ करके एक्साइज ड्यूटी और वैट जोड़ करके इनवाइस प्राइस हो गया 1,28,813। Here VAT is levied even on the excise portion। यहाँ देखिए VAT जो है एक्साइज ड्यूटी जो आपने पे किया 12,500, इस पर भी आपको देना पड़ा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। जो टैक्स आप पे कर चुके उस टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ा। कितना, यहाँ देखिए 12,500 पे 14.5% के हिसाब से 1,1812 लगभग 1,1813 रुपीज जो है वो टैक्स देना पड़ा। किस पे, टैक्स पे, जो टैक्स आप पहले पे कर चुके थे, ये 12,500। तो ये तो भाई कास्केडिंग फिर यानी टैक्स ऑन टैक्स, कितना टैक्स का बर्डन पड़ गया। एक तो टैक्स आप पे कर चुके हैं और फिर जब दोबारा जब आपने ट्रांजेक्शन किया तो जो टैक्स आप पे कर चुके हैं उस टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट था। तो इस तरीके से टैक्स का बर्डन जो है क्या हुआ, काफी बढ़ जाता था पुराने टैक्स रिजीम में। तो ये आया कि भाई टैक्स के बर्डन को खत्म करना है, इसलिए जो ड्रॉबैक था प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिसको कि आपको 1 बाय 1 मैंने समझाया। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करना जरूरी था, इसलिए जीएसटी आया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की वजह क्या हुई कि जैसे कि आपको मैंने बताया, देखिए यहाँ पर मैंने सिंबल ही दिया, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, यानी कि एक नेशन है तो पूरे नेशन में एक ही तरह का टैक्स हो, एक ही तरह का रेट हो, एक ही तरह का टैक्स लगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। तो अब यहाँ पर जीएसटी लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, पुराने टैक्स का, उसमें कई एक्ट थे, उस एक्ट को खत्म करके एक एक्ट लाना, ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था जिसकी वजह से और हर स्टेप पे टैक्स देना पड़ता था, और कई तरह के मैंने आपको बताया कि 17-18 तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, और उस टैक्स को रिड्यूस करना जरूरी था ताकि टैक्स का बर्डन पब्लिक पर, कंज्यूमर पर कम पड़े। तो इसको कंज्यूमर पर टैक्स
का बर्डन कम पड़े। एक ऑथोरिटी को, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एपेक्स बॉडी एक ही है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। तो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम जो करने का राइट दिया गया है वो जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। पहले क्या था, जितने एक्ट्स थे सभी एक्ट्स के अंदर सभी ऑथोरिटीज को अलग अलग पावर्स दिए हुए थे। अब ये सभी पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो गया और ये सेंट्रलाइज होकर के कहाँ चला गया, जीएसटी काउंसिल के पास। चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो सर्विस टैक्सेस हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो, या सीएसटी हो, सेंट्रल सेल टैक्स हो, ये सारी चीजें एक ऑथोरिटी यानी कि जीएसटी काउंसिल के पास। ये जीएसटी काउंसिल एक टैक्स बॉडी हो गई और उसी के पास ये सारी ऑथोरिटी है। तो ये क्लियर हो गया कि जीएसटी के इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे अब देखिए ये सीजीएसटी के अंदर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज, सरचार्ज, सेस, और फिर सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। और दूसरा ये था एसजीएसटी के अंदर वैट, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज टैक्स, एंट्री टैक्स, सीवीडी, और फिर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर सीएसटी, सीवीडी एंड सैड, ये सारे काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ये सारी चीज लगते थे। अब ये सभी टैक्स बिल करके एक टैक्स जो है वो क्या हो गया, जीएसटी के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब आपको मैंने टोटल चीजें, आपको इम्प्लीमेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों जीएसटी का इम्प्लीमेंट इंडिया में हुआ, ये मैंने आपको बताया। बहुत सी मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, पूरी आसान तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे मेल पर या आपने भेज सकते हैं या कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरी तरीके से ये सिलेबस, ये जीएसटी के बारे में मैं पूरी तरीके से आपको, जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक पूरी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस आप अच्छी तरीके से कवर हो जाए आपका, और आप जीएसटी को अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। थैंक यू।